हेलो बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से अपने इस क्लास में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, राइट। तो आपने बहुत अच्छे से 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और जो आप देख रहे हैं ऐसी उम्मीद है कि आप सबने भी बड़े अच्छे से काम किया है। तो हमने वहाँ पर लिमिट्स को बेसिकली सोल्व करना सीखा था। मतलब वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं था, बस लिमिट्स का कंसेप्ट था। लिमिट्स के कंसेप्ट के बाद हमने अलग अलग फंक्शंस पे कभी उनको फैक्टराइजेशन से सोल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, रैशनलाइज करके किया, ऐसे हमने सोल्व करना सीखा। आज जो एक्सरसाइज है 13.2 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें एक फॉर्मूला काम करने वाला है ये, मतलब फंक्शन हमारा इस फॉर्म में होगा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इस बार हमारा फंक्शन इस टाइप में होगा। थिंक अबाउट इट। देखिए अभी तक क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर होता तो आपने इसके फैक्टर बना करके लिख दिए थे, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो x माइनस ए कैंसिल हो गया था, तो रिजल्ट a प्लस ए 2a आ जाता। अगर यहाँ क्यूब होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप कर देते a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा करके। लेकिन अगर यहाँ पर x की पावर 30 माइनस a की पावर 30 हो, अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब हम इनको कैसे सोल्व करें। यहाँ x की पावर 7 माइनस a की पावर 7 हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो आज का जो फॉर्मूला है वो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बनाया गया। मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n, इट मीन्स स्पेशल टर्म है कि x पे जो पावर है ना, जो यहाँ x पे पावर है वही पावर यहाँ a पे भी होनी चाहिए। इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होगा ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये फॉर्मूला कब कब काम करेगा। फॉर्मूले का रिजल्ट तो मैं बताऊंगा, एक छोटा सा रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि इस फॉर्मूले को लगने के लिए आइडियल सिचुएशंस क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1, x पे जो पावर है वही a पे पावर होनी चाहिए, मतलब ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो वेरिएबल यहाँ है, जैसे यहाँ x है तो यहाँ x ही होना चाहिए। यहाँ अगर x प्लस 2 होता ना तो यहाँ x प्लस 2 ही चाहिए था। मतलब जिस पे ये पावर लगी हुई ना वेरिएबल पे, वही वेरिएबल नीचे होना चाहिए। और जो कांस्टेंट यहाँ है वही कांस्टेंट यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ कांस्टेंट 5 है तो यहाँ भी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 5। दो बातें समझ में आई। पहली बात, दोनों पे पावर सेम। दूसरी बात, जो वेरिएबल है वही यहाँ पर, जो कांस्टेंट है वही यहाँ पे। दूसरी बात। तीसरी बात सुनिए, नीचे x और जो a है इन पे पावर 1 1 ही होनी चाहिए, एग्जैक्ट 1 1 ही होनी चाहिए। जैसे लिखे हैं वैसे ही होने चाहिए। यहाँ पे तो पावर कुछ भी हो, बस इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे पावर इनकी 1 1 ही होनी चाहिए। तीन बातें हुई। एक बात पावर सेम, दूसरी बात वेरिएबल जो है वही यहाँ पे, जो कांस्टेंट है वही यहाँ पे। तीसरी बात, नीचे इस वेरिएबल पर इस कांस्टेंट पे पावर 1 1 होनी चाहिए। चौथी बात, माइनस ही होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ प्लस हो गया फिर तो a रखेंगे तो a प्लस ए, नीचे 2 आएगा, नीचे तो 0 बन ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आई। हाँ, अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए हो और फिर x प्लस ए हो तो डिपेंड करता है बात, फिर इसको भी माइनस, फिर मतलब फॉर्मूले रखने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ बीच में माइनस लेकर के आना होगा, राइट। नंबर 4 होगी बात। नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यहाँ कांस्टेंट है ना, जो यहाँ कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही लिमिट में होना चाहिए। अब यहाँ कांस्टेंट 5 है और लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ 5 है, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो 2 माइनस 5 नीचे माइनस 3 बनेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है ना कि जब ये कांस्टेंट जो यहाँ है वही कांस्टेंट जब लिमिट में है, क्योंकि जब ये रिजल्ट रखा जाएगा तो नीचे 0 बनेगा। तो 5 बातें आपको मैंने बताई, पावर सेम ऊपर,
नीचे पावर 1 1, वेरिएबल कांस्टेंट ये सेम, नेगेटिव का साइन, और जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट लिमिट में। अगर आप ये 5 बातें देख पा रहे हो तो ये फॉर्मूले लगने के लिए तैयार है। और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू इस a की पावर n माइनस 1, n इंटू इस a की पावर क्या, n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी होता है। जब डिफरेंशिएशन आएगा इसी चैप्टर में, आगे लास्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन इसी का ही नाम है, वो वहाँ की बात है, वहाँ डिस्कस करने की बात है। चलिए ये फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हमने लिया, लिमिट x टेंड्स टू 2। हमें लिमिट दी गई है x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 माइनस 1024 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इतना हो रहा है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, जो x की पावर यहाँ है, x की पावर 10 है, तो यहाँ पे भी पावर 10 ही होनी चाहिए ना। तो जो 1024 है ये एक्चुअली में 2 की पावर 10 है। लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये x की पावर 10, 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 10 सोल्व करके देख लो, 1024 ही आएगा। और नीचे कितना, x माइनस 2। अब वो पांचों बातें देखिए, पावर सेम है, नीचे पावर 1 1 है, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ, जो कांस्टेंट यहाँ वही कांस्टेंट यहाँ, नेगेटिव का साइन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट लिमिट में है। अगर मैं डायरेक्ट x जगह 2 रखूं तो नीचे 0 बनेगा। नीचे 0 बनने का मतलब पूरा रायता फैल जाना, पूरा ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें, फॉर्मूला लगाएंगे। ये पूरा ही किसके इक्वल होगा, n। n मतलब कौन, 10 इंटू a की पावर, मल्टीप्लाई है ये, इंटू a की पावर, a कितना 2, 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 कितना 9। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 512, 2 की पावर 9। रिजल्ट कितना आ गया, 5120। ये इसका रिजल्ट आ गया। समझ आया अच्छे से। इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। तो जो x की पावर है वही पावर यहाँ होनी चाहिए। तो 1 को तो बाबू आप कुछ भी लिख दो, 1 की पावर 15 1 ही रहेगा, राइट। इसकी जितनी भी पावर है उतनी पावर लिख सकते हैं ना, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे तो पावर सेम है लेकिन नीचे पावर 1 1 होनी चाहिए ना। नीचे पावर क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। तो हम अपनी तरफ से ये 10 पावर हटा नहीं सकते, नहीं हटा सकते ना। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे दोनों ही इस टाइप के फंक्शन बन रहे हैं न्यूमरेटर जैसे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये हमने लिमिट स्टार्ट होते ही जाना था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो हम उन पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर हो गया x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, और ऐसे नीचे भी लिमिट लगा दें। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया x की पावर 10 माइनस इस 1 को हम 1 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब 1 की पावर 10 तो 1 ही रहना है, दोनों टर्म बन गई है। लेकिन इसको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, x माइनस 1 की ज़रूरत है, तभी तो ये पूरा फॉर्मेटिंग होगी इसके जैसी। हाँ, वो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ने उसको अलाउ किया हुआ है। हमने क्या किया, हमने इस कंप्लीट को x माइनस 1 से डिवाइड और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी नीचे भी करेंगे, नीचे भी ऐसी टर्म है, इसको भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ तक बताइए,
x माइनस 1 से डिवाइड x माइनस 1 से, भाई ये कैंसिल होंगे तो वापस वही तो आ गया जो था, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ा। मैथमेटिकली जो पीछे की रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा इस पे भी करेंगे। इसको किसकी जरूरत है? x माइनस 1 की। x माइनस 1 से डिवाइड और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये भी फॉर्मेटिंग होगी इसके जैसी। हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? ये तो कैंसिल ही हो गया, एक जैसा है। यहाँ जब मैं लिमिट लगाऊंगा इस वाले पे तो ये क्या बनेगा? पूरा फॉर्मूला तैयार है इसके जैसा। क्या बनेगा इस पे? 15, n आपका 15 है, 1 की पावर 15 माइनस 1 14, और नीचे ये बनेगा 10, 1 की पावर 10 माइनस 1 9। अब 1 की पावर चाहे आप कुछ भी कर ले 1 ही रहेगा, तो सिंपली 15/10 रह गया, और ये कैंसिल होकर के 3/2। तो इस पूरे का रिजल्ट आ गया 3/2। तो समझ आया? इस फॉर्मूले पे बेस दो अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए, एक तो जिसमें सीधा ही मिल जाए, एक जिसमें हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करके बना दें इसके जैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आए। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट रहता है हर साल ही। बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आंसर ठीक आता है। उस गलती करने से भी आंसर ठीक आता है, तो बच्चा समझता है हमने ठीक किया आंसर देख करके, लेकिन उसके प्रोसेस में गलती रहती है। क्या करता है हर कोई? क्या करता है, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर n है, माइनस 1 नीचे कितना है? x। अब जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर इस पे चाहिए, तो 1 को तो मैं 1 की पावर n लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहना है, तो पावर तो सेम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए ना। बोलिए, जो कांस्टेंट यहाँ है वही कांस्टेंट यहाँ होना चाहिए ना। तो क्या करें, अपनी तरफ से मैंने इसमें 1 प्लस किया, 1 माइनस किया। अब 1 प्लस 1 माइनस करने से 1 से 1 कैंसिल होगा तो वापस वो x ही आएगा। अब मैं इस 1 प्लस x माइनस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ। अब जरा आप समझिए, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ आ गया, जो कांस्टेंट यहाँ है वही कांस्टेंट यहाँ आ गया। नेगेटिव नेगेटिव भी है, पावर सेम भी है। बच्चे ने फॉर्मूला लगा दिया क्या? n इंटू 1 की पावर n माइनस 1। भाई अब 1 की पावर चाहे कुछ भी 1 ही रहेगा, n। बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप? एग्जैक्टली, लिमिट का फर्क है। ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता है इस पे। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। अरे अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले हमने क्या कहा था कि जो कांस्टेंट यहाँ है वो कांस्टेंट लिमिट में होना चाहिए। रिजल्ट बेशक से आपका आंसर n आ गया, लेकिन वो प्रोसेस ठीक नहीं है, थोड़ी सी इसमें गलती थी। पहले आप इस लिमिट को, ये लिमिट इसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए ना। मेरी बात समझ में आई आपको कि इसमें सारी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन एक जो ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट लिमिट का नहीं बन रहा। तो क्या करें? ये करने के बाद, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये करने के बाद मैंने है ना पुट किया किसको? 1 प्लस एक्स को y पुट किया। थिंक अबाउट इट, 1 प्लस एक्स को क्या पुट किया मैंने? y। अब अगर x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस एक्स को y पुट किया तो ये पूरा फंक्शन अब y में चेंज होगा। अब पूरा अगर y में चेंज होगा तो यहां पर लिमिट भी y में आनी चाहिए। ये बात समझ लेना आप। अगर हमने किसी फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल में, दूसरे टर्म में चेंज कर दिया है तो लिमिट भी अब उसी की ही बनेगी। अगर हमने 1 प्लस एक्स को y पुट किया है तो 1 प्लस एक्स की जगह तो y जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? y की पावर n माइनस 1 की पावर n, और नीचे कितना? y माइनस 1। तो फंक्शन y में गया ना, तो लिमिट भी किस में आएगी? y में। तो लिमिट यहाँ से चेंज करो इसके अकॉर्डिंग। अगर x टेंड्स टू 0 है, इफ x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू 1 रहेगा। अगर x टेंड्स टू 0 यहाँ रखें तो y टेंड्स टू 1 नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू 0 के नियर बाई है तो y की वैल्यू 1 के नियर बाई नहीं आएगी, क्योंकि y क्या है? 1 प्लस
x, तो 0 पॉइंट समथिंग को कम करके या ज़्यादा करके 1 में ऐड किया जाए तो 1 के आसपास रहेगी ना वो। अब सारी आइडियल सिचुएशन मिल गई, सब आइडियल सिचुएशन मिल रही है, पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट सेम है, जो कांस्टेंट है वो लिमिट में है। अब इस पे फॉर्मूला लगाओ आप, ये किसके इक्वल होगा, n इंटू 1 की पावर n माइनस 1। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, कितना आ जाएगा n, इसका रिजल्ट 10 आ गया। ये एक हमने तरीका बताया जो आप ऐसे कर सकते हो। एक मैं इसमें दूसरा तरीका आपको और बता रहा हूँ। एक्चुअली चैप्टर नंबर 8 इस बार कोविड-19 के चलते आपके सिलेबस से हट गया, बाइनोमियल थ्योरम, वो भी मैं इसमें थोड़ा सा एक बता देता हूँ, बाइनोमियल डिटेल में नहीं बता रहा। वो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते थे। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 1 प्लस एक्स पूरे की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है ना क्वेश्चन ये है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, या मैंने 1 प्लस एक्स पूरे की पावर n को एक्सपेंड किया। बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला है, ये सोल्व होता है कैसे, NC0, पहले लिखते हैं NC0, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, NC0 1 की पावर, अब 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, दूसरा लिया हो x की पावर ये 0, प्लस फिर रहेगा NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2, और लास्ट में चला जाएगा अप टू लास्ट में चला जाएगा NCn x की पावर n। ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है, और फिर लास्ट में कितना है, -1 अपॉन कितना, x। हो गया यहाँ तक। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉम्बिनेशन में हम सब ने पढ़ा था, जब भी कभी NC0 आए तो उसकी वैल्यू 1 रहती है, C0 आए चाहे कुछ भी हो ये 1 रहता है, किसी की पावर 0 ये भी 1 हो गया। NC1, जब भी कभी C1 आएगा तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जो ऊपर है, NC1 n रहेगा और कितना x, फिर NC2 x की पावर 2, और चलते चलते NCn, जब ये दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 रहती है। ये कॉम्बिनेशन के टॉपिक है सब, तो यह आ जाएगा x की पावर n -1, ये -1 तो है ही, और अपॉन x, ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब ये x सबके नीचे अलग अलग लिख दें बारी बारी से, या मैं ये कहूँ इन सब से x कॉमन, वो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में, आप देखिए जब इन सब से x कॉमन आएगा, x कैंसिल होगा तो यहाँ n बचेगा, बताइए, बीच में प्लस, यहाँ NC2 एक x बचेगा, आगे NC3 x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 बचेगी। मतलब सिंपल सी बात है, नीचे से तो x कट चुका है, और n के अलावा जितनी भी टर्म्स बचेगी, अदर टर्म्स कंटेनिंग x, जितने भी टर्म्स बचेगी उन सब में x कंटेन होगा, ये पक्की बात है। और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो वो सभी कंटेनिंग ऑफ टर्म x 0 हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या बचेगा, सिर्फ n प्लस 0, पूरा रिजल्ट n आ जाएगा। समझ आया? एक ही क्वेश्चन के 2 तरीके मैंने बता दिए, आप जहाँ कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो, ज़्यादा ये सही है, इससे आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इसी से करने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट हमने लिया बच्चे। यहां आप देख रहे हैं x प्लस 2 होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 होल पावर 5/3, और नीचे लिखा हुआ है x माइनस a। चलिए, पावर तो सेम है, पावर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर सेम है। क्या करना है, क्या किया गया इसमें बताओ, यहाँ जो वेरिएबल है वो यहाँ होना चाहिए ना, जो यहाँ वेरिएबल है वो यहाँ होना चाहिए। तो क्या करें, इसमें अपनी तरफ से +2 किया -2 किया, तो ये x प्लस 2 बन गया, और यहाँ पर a प्लस 2 हो गया। बोलिए, अब अगर हम इसको x प्लस 2 को y माने, x प्लस 2 को हमने क्या कह दिया, y, तो यहां से लिमिट
लिमिट भी बदलेगी। x प्लस 2 को हम y कहेंगे तो ये y की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 नीचे y और माइनस कितना a प्लस 2। समझ आया कि नहीं आया? अब लिमिट कितनी थी? अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिमिट बदलेगी ना, क्योंकि पूरा फंक्शन y में आ गया। तो अब लिमिट x की नहीं, अब लिमिट y की होगी। इफ x टेंस टू a, क्योंकि पहले x टेंस टू a था, अगर x टेंस टू a है तो इसके अकॉर्डिंग y टेंस टू कितना होगा? a प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे लिमिट क्या बनेगी? y टेंस टू a प्लस 2। सारी आइडियल सिचुएशन मिल गई। जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट लिमिट में है, पावर सेम है, वेरिएबल वही है, कांस्टेंट वही है, नीचे पावर 1 1 भी है, नेगेटिव भी है। तो ये किसके इक्वल होगा? n कितना? 5/3 कांस्टेंट ये पूरा है। अब a प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस 1 2/3। भाई n माइनस 1 करना है ना, तो 5/3 माइनस 1 5/3 माइनस 1 2/3 आ गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी सेकंड के पार्ट आप कर सकते हैं इजीली, सारे पार्ट्स आप बहुत अच्छे से कर देंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 है ना, उसको 1 अपॉन में ले आओ पहले, मतलब 1 अपॉन में ले आओ, एलसीएम ले लो। ऐसे ही जो नीचे है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2/3, इसको भी 1 अपॉन में ले आओ। नेगेटिव पावर को 1 के नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह नेगेटिव पावर को नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर उसको सोल्व करो एलसीएम वगैरह लेकर के। 3 4 5 6 अगले जो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एक जैसे और बहुत आसान है। देखना, क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 अपॉन x माइनस a। पहले ही डिक्लेयर किया गया है कि इसका रिजल्ट 9 के इक्वल है, ये 9 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो इस पे फॉर्मूला लगा दें, सारी तो सिचुएशन बनी हुई है। क्या बनेगा? ये 9 इंटू a की पावर 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू 9। ये 9 से 9 कैंसिल, a की पावर 8 किसके इक्वल आ गया? अगर a की पावर 8 1 है तो a कितना होगा? प्लस माइनस 1। क्यों? क्योंकि अगर प्लस 1 की पावर अगर 8 करें तो भी 1 आएगा, और अगर माइनस 1 की पावर 8 करूं तो भी तो 1 आएगा। अगर पावर इवन हो ना तो प्लस माइनस दोनों रिजल्ट ठीक है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ a की पावर 7 होता तो बस a 1 होता, माइनस 1 नहीं होता, क्योंकि माइनस 1 की पावर 7 1 नहीं आता। समझ में आ गया? बस ये a की वैल्यू हमने निकालनी थी, निकाल दी। और आप इसी तरह फोर्थ तो चलो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर सकते हैं। आप चला देख लीजिए, 5 और 6 में सेम यही काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम चलें तो लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2। इस कंप्लीट का रिजल्ट 80 के इक्वल दिया हुआ है कि ये 80 के इक्वल है। और इसमें कहा गया है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर फाइंड n। इस n की वैल्यू निकालनी है, और ये कहा गया है कि यहाँ पे जो n है वो n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो पहले हम इस पे फॉर्मूला लगाएं। सभी सिचुएशंस मिली हुई है इसको फॉर्मूले लगने के लिए। तो ये कंप्लीट किसके इक्वल होगा? n इंटू a कितना है? 2 की पावर n माइनस 1, जो किसके इक्वल है? 80 के इक्वल है। n को इसके नीचे ले आए, 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 अपॉन n। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालने इसको सोल्व करके। तो यहाँ एक बात है कि n की वैल्यू हम कैसे निकालें। अगर पूरा आप मैथमेटिकली समझें तो यहाँ n की वैल्यू निकालने के लिए लॉगरिदम की ज़रूरत पड़ेगी। लॉगरिदम लेंगे तो ये आगे आएगा, मतलब लॉग का कुछ कंसेप्ट लगेगा, लेकिन लॉगरिदम के बिना ही हम कर देंगे इसको। लॉगरिदम की ज़रूरत है भी नहीं। मैथमेटिक्स के हमारे 11th 12th के सिलेबस में आप देखिए, बुक में चाहे एनसीईआरटी की हो चाहे कोई भी बुक हो, उसमें पीछे लॉगरिदम टेबल नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है 11th 12th के सिलेबस में जिसमें हमें लॉगरिदम टेबल की ज़रूरत पड़े।
हम सारा ही सब कुछ बिना लॉगरिदम के कर सकते हैं। कैसे? इसमें मैं ट्रायल एंड एरर मेथड लगा रहा हूँ, अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल, है ना, हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बारी बारी से पुट करके देखूंगा जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, वो n की वैल्यू हो गई। और इन्होंने ये भी कह दिया कि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। तो मैं पहले n की जगह 1 रख करके देख रहा हूँ। इफ n इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। और 80 अपॉन 1 कितना होगा? आपको ये तो मालूम है ना, किसी की पावर 0 1 होता है। क्यों होता है? x की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। क्यों होता है? देखना एक छोटी सी बात, x की पावर 0, इस 0 को मैं 6 माइनस 6 कह सकता हूँ, या 7 माइनस 7 कह सकता हूँ, या 8 माइनस 8 कह सकता हूँ। इसको मैं x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर माइनस 6 ये लिख सकता हूँ। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, यही सिचुएशन बनेगी। इसके बाद x की पावर 6 इंटू, अब अगर किसी की पावर नेगेटिव में है उसको नीचे लेकर के आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो गई, ये कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया? दैट्स द रीजन किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। ये सब खेल बीच का नहीं बताया जाता, राइट? तो लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ये जो x है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। अब अगर इस सिचुएशन पे मैं कहने लग गया तो देखना, फिर तो पूरा मैथमेटिक्स ही बदल जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1 आप मानते हो? 1 इज इक्वल टू आप मानते हो? इस 1 को मैं 1 की पावर 15, या देखो एक सेकेंड, जैसे मैंने 0 कहा तो 1 इज इक्वल टू 1, हाँ ठीक है। अब 1 को 1 की पावर 10 कह सकता हूँ, 1 को 1 की पावर मैं 17 कह सकता हूँ। बेस से मैं इक्वल में पावर इक्वेट हो जाएगी तो 10 इज इक्वल टू 17 हो गया। तो ये जो x की पावर a इज इक्वल टू एक्स की पावर b है ना, ये मैं इसमें एक्चुअली दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वो मैं अभी इससे कनेक्ट करूँगा। ये अगर इक्वल है तो ये इक्वेट a इज इक्वल टू b इक्वेट कब होती है? कब होती है इक्वेट? जब ये बेस सेम हो अदर देन 1 हो। अगर 1 के लिए हो गया फिर तो सारा मैथमेटिक्स बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब अगर मैं 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 कहूँ तो 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 इज इक्वल टू 1 है, इसको मैंने 2 की पावर 0 कह दिया और इसको मैंने 3 की पावर 0 कह दिया। किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, पावर सेम है तो बेस इक्वेट हो गया, 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैथमेटिक्स में जब हम ये सब छोटी चीज़ें पढ़ते हैं ना छोटी क्लासेस में, तो हमें मैथमेटिक्स में ये एक आदत बनानी चाहिए, जब भी हम कोई फॉर्मूला रिजल्ट पढ़े ना तो उसकी लिमिटेशन ज़रूर पढ़ें कि वो कब काम नहीं करेगा। उसके बारे में जानना कि इसका रिजल्ट ये आएगा वो बहुत आसान काम है, वो हमेशा याद रहता है, लेकिन ये जानना कि वो कब काम नहीं करेगा ये आपकी नॉलेज को एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ। n की जगह 1 अगर हम रखेंगे तो ये इक्वेट नहीं हुए, ये इक्वल नहीं हुए। इफ n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 1, और यहाँ पर कितना आएगा 40, इक्वल नहीं है। इफ n इज इक्वल टू 3 रखें तो 3 माइनस 1 2 की पावर 2 4, और ये 80 अपॉन 3, ये भी बात नहीं बनी। इफ n इज इक्वल टू 4, n की जगह 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 3 8, ये 80 अपॉन 4 20, बात नहीं बनी। इफ n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 2 की पावर 4 16, और ये 80 अपॉन 5 16। सो n इज इक्वल टू 5। यहाँ से जो इसमें n की वैल्यू निकालनी थी वो n की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। ये आप अपनी तरफ से इसमें पुट करके देख करके वैल्यू निकाल दें। और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बस आपके खुशी के लिए लिख दिया, बाकी आप खुद कर लेंगे। कैसे एक दिया गया था ये इक्वल है इसके, तो भाई इस पे फॉर्मूला तैयार है।
इसका फॉर्मूला लगा दो, उसको इक्वल कर दो, इसका भी फॉर्मूला तैयार है, 1 को 1 की पावर 4 लिख करके इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका जो दोनों को बराबर करके ए की वैल्यू निकाल देना आप। आसान सी बात है। एक जो बात मेरे दिमाग में आ रही थी वो देखना, एक बहुत अच्छी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं 1 = 2 प्रूव करता हूँ। देखना एक कंसेप्ट, देखना एक छोटी सी बात देखना। लेट A = B, हमने A और B को इक्वल कंसिडर किया। दोनों तरफ मैंने इसको B से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया AB। यहाँ B से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो गया B²। कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। दोनों तरफ हमने A² सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ हमने A² दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी हो गया। इन दोनों से A कॉमन, तो ये B - A आएगा, और यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा दूँ B - A B + A। हो गया यहाँ तक। इन दोनों तरफ मैं B - A से डिवाइड कर दूँ, इसके नीचे B - A, इसके नीचे B - A, दोनों तरफ B - A से डिवाइड। तो जब दोनों तरफ B - A डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब A किसके इक्वल आ गया? B + A के। B और A इक्वल है, तो A = B की जगह मैं A लिख सकता हूँ, A + A। A = कितना? दोनों को A से डिवाइड, दोनों को A से डिवाइड करेंगे तो 1 = 2 आ गया। मैथमेटिक्स बदल जाएगा पूरा अगर ये बात हो गई तो। और क्या इसमें अब आपसे क्वेश्चनिंग है, क्या इस पूरे प्रोसेस में कोई गलती है? मैं कह रहा हूं एक गलती है, एक छोटी सी गलती है, वो पकड़िए गलती क्या है। हाँ जी, यस, वेरी गुड, शाबाश, बैठो। एग्जैक्टली यही करेक्ट आंसर है कि जो हमने दोनों तरफ B - A से B - A कैंसिल किया है ना, ये मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि छोटी क्लासेज में जब हम ये चीज़ें सीखते हैं ना, तो हमें उनकी लिमिटेशन ज़रूर सीखनी चाहिए। क्या कि ये B - A से B - A डिवाइड तब हो सकता है जब ये दोनों इक्वल ना हो। ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो B - A क्या है? 0 है। B - A क्या है? 0 है। तो दोनों तरफ ये जो कैंसिल करते हैं ना, मैंने कहा कैंसिल नहीं कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये इस कंडीशन पे नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? 0 है। अगर 0 से 0 कैंसिल होने लग गया ना, तो मैंने पहले भी कहा था शायद, पूरा मैथमेटिक्स बदल जाएगा। 0 = 0 है, इस 0 को मैं 0 × 7 कह दूं, इस 0 को 0 × 5 कह दूं, लो में 0 0 कैंसिल, 7 = 5। पूरा मैथमेटिक्स बदलना पड़ेगा, कयामत आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा ये गलत है। तो ये तो 0 है ना, इस स्टेज पे तो 0 है ना। जब भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा 10th तक की क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में, या मैं बात करूँ 7 8 में आ जाती है बात, 7th और 8th क्लास में जब भी आपने ऐसे डिवाइड वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे अलजेब्रा में, 8 9 में जो भी क्लास हो, उसमें आपने ये देखा होगा, जैसे आपसे सोल्व कराया होगा x - 2 x + 3 और x - 1 और नीचे है x - 1, इसको सोल्व करो तो यहाँ पर जरूर लिखा होता था x ≠ 1। ये जरूर लिखा होता था साइड में, जिनको हम कह देते हैं इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका मतलब कब है? इसका मतलब अब पड़ जाता है जब आप इस फंक्शन इसको समझते हो कि ये एक फंक्शन है, ये कोई ऐसे कुछ लिख करके नहीं दे दिया, और इस पे कितनी बातें हो सकती है। तो x 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तो हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हम ये कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो कुछ भी होगा तो ये भी 0 नहीं आएगा और ये भी 0 नहीं आएगा, और ये दोनों सेम होंगे। अगर x = 1 हो, ये कहा जाए भाई x 1 के इक्वल है, तो फिर ये 0 आएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो गया वो। मेरी बात समझ में आई? तो इस पूरे प्रोसेस से बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हमने कैंसिल किया है, ये इस कंडीशन पे कैंसिल नहीं हो सकता।
ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों। 13.2 बस आज लेक्चर में इतना ही रखते हैं। 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आराम से अब बैठ करके आप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम कौन सा 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करना सीखेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके सिलेबस के हम कह सकते हैं। तो तब तक आप करते रहिए बच्चे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू की पावर इन्फिनिटी, जीरो नहीं।